नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम स्टडी पे। मैं मान सिंह मौर्य आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूं जिसका नाम है भारतीय कृषि व्यवस्था। दोस्तों ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न जाहिर पूछे जाते हैं। जैसे आपने अगर देखा होगा उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा जो होती है वहां पर भारतीय कृषि के बहुत ज्यादा प्रश्न रहते हैं। ग्रामीण समाज का यह टॉपिक है, बहुत अच्छे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे लेखपाल कह लूं या ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम कह लूं या अन्य सभी एग्जाम भी कह लूं, तो प्रश्न तो पूछे जाते हैं। और आपको इस क्लास में भारतीय कृषि व्यवस्था के एक एक छोटे से छोटे टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा। और अगर ये क्लास लंबी हो गई तो इसके और पार्ट आपको दिए जाएंगे। तो फिलहाल में आप समझना कि इसमें आपको पढ़ना क्या क्या होता है। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ते हैं भूमि सुधार के बारे में, भारत में कौन कौन से भूमि सुधार किए गए। उसके बाद पढ़ते हैं कृषि के प्रकार, उसके बाद पढ़ा जाता है कृषि पद्धतियां कौन कौन सी हैं, कृषि क्रांतियां कौन कौन सी हैं और भारत में कृषि से संबंधित कौन कौन सी संस्थाएं हैं जिनको स्थापित किया गया था। अब बात यहां से मैं शुरू करूं आप सभी को दोस्तों, तो देखो भारतीय कृषि व्यवस्था की अगर अवधारणा की बात मैं छोटी सी करूं यहां पर, तो आपको पहले यह समझना होगा कि हमारे भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि करने का काम किया जाता है। आप सभी को पता है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। देखो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के 51% भाग पर केवल कृषि करने का काम होता है। और अगर मैं जनगणना 2011 के अनुसार बात करूं तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के 56% लोग कृषि करने का कार्य करते हैं। तो आप इन सभी आंकड़ों को देख करके समझ सकते हो कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हमारे यहाँ सर्वाधिक मात्रा में प्राचीन से होती चली आ रही है और वर्तमान में भी बहुत सारे लोग भारत में कृषि करने का काम करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। अब देखिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पहले मेरी बात समझिएगा बहुत अच्छे से। जब हमारा देश गुलाम था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन हमारे देश पर करती थी, तो उस समय भी भारतीय किसान, आपने पढ़ा होगा, खेती करने का काम करते थे, परंतु उनके जीवन यापन में बहुत समस्याएं होती थी क्योंकि जो अंग्रेज हुआ करते थे वह भारतीय भूमि पर बहुत ज्यादा मात्रा में लगान लिया करते थे, कर लिया करते थे, जिससे कि किसान केवल कर चुकाता रह जाता था और अपना जीवन यापन ही नहीं कर पाता था। तो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से कर लेने की 4 प्रथाएं भारत में लागू की थी। पहले उनके बारे में बात करते हैं। देखो अंग्रेजों ने भारतीय किसानों से कर लेने के लिए 4 प्रकार की प्रथाएं उन्होंने रखी थी। तो पहली थी उसमें इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी 1773 में। कौन शुरू करेगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए पूछा जाता है कि इजारेदारी प्रथा का जनक कौन है, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग है। याद रखेंगे, कई बार ये परीक्षा में डायरेक्ट एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों अस्थाई बंदोबस्ती के बारे में। अस्थाई बंदोबस्ती को 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिप्रेजेंट किया था। इसी को जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अस्थाई बंदोबस्ती को ही जमींदारी प्रथा भी कहते हैं। अभी इन सभी के बारे में विस्तृत बातें करूंगा। उसके बाद आई दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा। 1801 में जनक कौन है? टॉमस मुनरो, याद रखेंगे। और अंत में है महालवाड़ी प्रथा। 1822 ईस्वी में इसका जनक है होल्ट मैकेंजी, याद रखेंगे। अगर नहीं याद होगा तो 2-3 बार इसको रट्टा मारिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 3-4 बार रट्टा मार लीजिए, आपको याद हो जाएगा। अब थोड़ी सी इनके बारे में विस्तृत बातें करते हैं कि क्योंकि कभी कभी प्रश्न घुमाकर भी आपके एग्जाम में आ सकता है, रट्टा मारने से तो काम चलेगा नहीं। अब मेरी बात समझिएगा, अस्थाई बंदोबस्ती मोस्ट इंपॉर्टेंट है इन चारों में, तो सबसे पहले इसी के बारे में बात करूंगा। अस्थाई बंदोबस्ती को ही जमींदारी प्रथा कहा जाता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व भारत में लगातार बढ़ते चला गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने क्या किया, जमींदारों से कहा कि जो तुम्हारे पास ज्यादा मात्रा में भूमि है उसको किसानों को दे दो बोने के लिए, और किसान जब उस पर खेती करेगा उससे जो अनाज होगा उसके ऊपर तुम लोग लगान लेना, और लगान लेकर किसको देना? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। मेरी बात ध्यान से सुनना।
जमींदारों ने अपनी भूमि किसानों को दी बोने के लिए और किसानों से बदले में लगान लिया किसने? जमींदार ने। और जमींदार ने वो लगान ले जाकर किसको दे दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को दे दिया। यही होता था अस्थाई बंदोबस्ती में। परंतु एक समय ऐसा आ गया कि जब जमींदार थोड़े आलसी होने लगे, मतलब वो लगान वसूलने नहीं जाते थे, तो जन्म होता है बिचौलिए का। एक एजेंट बीच में आ गया जिसको बिचौलिया कहा जाता था, और वो एजेंट किसान और जमींदार के बीच में काम करता था। किसान से लगान ले करके जमींदार को देता था और जमींदार ले जाकर किसको देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। अब बात समझिए आप, जब बीच में एक एजेंट आ गया तो जाहिर सी बात है वो भी अपना भरण पोषण किस पर करेगा? उसी लगान पर करेगा। मतलब किसानों के ऊपर तो दबाव बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दबाव बढ़ेगा, क्योंकि जमींदार भी कुछ लगान अपने पास रखेगा, बिचौलिया भी कुछ रखेगा, फिर किसके पास पहुंचेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंचेगा। उसके बाद जो रैयत वाली प्रथा है दोस्तों, तो रैयत वाली प्रथा में अंग्रेजों ने सोचा कि हम क्या करते हैं, कृषकों से जो हम लगान लेते हैं जमींदार के माध्यम से, तो इसमें उन लोगों ने जमींदारी को हटा दिया। रैयत वाली प्रथा में अंग्रेजों ने जमींदारी को हटा दिया और खुद क्या करते थे अंग्रेज अधिकारी? किसानों से जा करके लगान वसूल लिया करते थे। और अंत में जो मैंने महालवाड़ी प्रथा लिखी है, तो महालवाड़ी प्रथा में अंग्रेजों को लगा कि हमें बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दूर दराज के गांव में जाना पड़ता है लगान लेने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो भारतीय छोटे छोटे गांव हैं उनके मुखिया को ही लगान वसूलने का काम दे देते हैं। तो महालवाड़ी प्रथा में अंग्रेजों ने छोटे छोटे ग्राम सभाओं के जो मुखिया हुआ करते थे उन्हीं को लगान वसूलने का काम सौंप दिया, और उन्हीं से जा करके वो अपना लगान ले लिया करते थे। और बदले में मुखिया को 5% मिलता था उस उपज का, उस लगान का 5% कौन रख लेता था? मुखिया रख लेता था। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जब हमारा देश आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा और जा करके 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो हमारी भारतीय सरकार को लगा कि अंग्रेजों ने जो लगान वसूलने की प्रथाओं को चालू किया है, जिस नियम कानून को चालू किया है, उसके चलते अंग्रेजों द्वारा बहुत किसानों का शोषण किया जा रहा था। तो हम क्या करते हैं, इस चारों की चारों प्रथाओं को बंद कर देते हैं। तो तुरंत भारत ने अपनी आज़ादी के बाद भूमि सुधार कानून 1948 को पारित कर दिया। भूमि सुधार 1948 में ये कहा गया कि अब जो लोग जिस खेत पर खेती कर रहे हैं, जो किसान जिस खेत पर कृषि का कार्य कर रहे हैं, उसी के वह मालिक स्वयं होंगे। अब जमींदारी प्रथा को पूर्णतया खत्म किया जा रहा है। तो भारत ने भूमि सुधार कानून 1948 लागू करके इन सभी ब्रिटिश काल की प्रथाओं को समाप्त कर दिया था। आपसे कई बार पूछा जाएगा कि बताइए भूमि सुधार कानून कब आया था? तो 1948 में आया था, और इसी के अंतर्गत यह चारों प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया था। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब भूमि सुधार के बारे में तो हम लोगों ने पूरी बात कर ली दोस्तों। अब बात करते हैं कृषि के प्रकार के बारे में, कि हमारे भारतवर्ष में कृषि के कौन कौन से प्रकार हैं और हमारे भारत में कृषि पर क्या असर पड़ता है जलवायु का। तो समझिएगा, कृषि के प्रकार के अंतर्गत पहले हमको पढ़ना है बारानी कृषि के बारे में, कि बारानी कृषि क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे कृषि वानिकी, जिसे आप सतत कृषि भी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे जैविक कृषि, उसके बाद पढ़ेंगे झूम कृषि, जिसको आप झूम खेती भी कहते हैं। और फिर पढ़ा जाएगा पट्टीदार, जिसको आप सीढ़ीनुमा या समोच्च कृषि कहते हैं, जिसको पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। और अंत में मैं आपको बताऊंगा रिले क्रॉपिंग के बारे में, और उसके बाद धीरे धीरे इन टॉपिकों को आगे बढ़ते हुए लेकर मैं चलूंगा। अब समझिएगा बारानी कृषि क्या है। तो दोस्तों, ऐसी कृषि जो वर्ष भर पूर्णतया वर्षा के जल पर निर्भर रहती है, उसे बारानी कृषि कहते हैं। जिस कृषि को करने के लिए केवल वर्षा के जल का उपयोग किया जाता है, उसे बारानी कृषि कहते हैं। मतलब इसमें किसी प्रकार की यांत्रिक
सिंचाई का साधन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसमें केवल और केवल वर्षा के जल की का पानी ही प्रयोग में करके खेती कर ली जाती है। इसी को बारानी कृषि कहते हैं। तो आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि वर्षा के 100% वर्षा के जल से होने वाली खेती को या होने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो बारानी कृषि कहते हैं। याद रखेंगे, बारानी मतलब ऐसे याद रखना है कि 12 माह वर्षा के जल से खेती हो रही है, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों कृषि वानिकी, जिसको आप सतत कृषि भी कहते हैं। तो कृषि वानिकी के अंतर्गत ये ऐसी कृषि है जिसके अंतर्गत फसल के साथ साथ फल और फूल भी उगाए जाते हैं। ऐसी कृषि जिसमें फसल के साथ फूल भी उगाए जाते हैं, इसी को कहते हैं कृषि वानिकी या सतत कृषि। याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, प्लीज याद रखना। अब देखो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों जैविक कृषि के बारे में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है जैविक कृषि। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जैविक कृषि किसे कहते हैं? तो ऐसी कृषि जिसके अंतर्गत कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग न करके केवल गोबर खाद का प्रयोग किया जाए, नेचुरल उर्वरक का प्रयोग किया जाए, उसको क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। इसमें गोबर खाद का प्रयोग किया जाता है, रासायनों का प्रयोग कम से कम, नगण्य बोल सकते हैं, किया जाता है, तो उसे जैविक कृषि कहते हैं। उसके बाद आपने पढ़ा होगा निश्चित तौर पर झूम कृषि या झूम खेती। दोस्तों झूम खेती उसे कहते हैं जिसमें एक जनजाति या एक मानव किसी पर्वतीय क्षेत्र में जाता है और वहां के जो पौधे होते हैं, वहां के जो वृक्ष होते हैं, उनको काट देता है और वहां पर समतल मैदान बनाकर कृषि करने लगता है। और तब तक कृषि करता है जब तक उस जगह की उर्वरक क्षमता बनी रहती है। जैसे ही उर्वरक क्षमता खत्म होती है, वो किसान किसी और जगह जाता है, पुनः वहां के पेड़ों को काटता है, समतल भूमि बनाता है और फिर खेती करने लगता है। फिर उर्वरक क्षमता खत्म होगी, फिर कहीं और जाएगा। उसी को कहते हैं झूम खेती। और यह सामान्यतः पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, इन सभी राज्यों में झूम खेती की जाती है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि झूम खेती ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में की जाती है। तो पूर्वोत्तर के राज्य लगभग सभी झूम खेती से ही चलते हैं। और दक्षिण का एक राज्य है केरल। केरल का आपने शांति घाटी पढ़ा होगा, पश्चिमी घाट जो जाता है पर्वत श्रेणी, तो केरल में भी झूम खेती की जाती है वहां की जनजातियों के द्वारा। और एक और राज्य का नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश, दक्षिण भारत का मैं बता रहा हूं। तो केरल और आंध्र प्रदेश, यह दोनों राज्य दक्षिण भारत के हैं और इन दोनों में झूम खेती होती है। और एक पश्चिम का राज्य याद रखना, राजस्थान। राजस्थान में भी झूम खेती होती है। आप सोच रहे होंगे कहां पर? तो राजस्थान होते हुए आपको पता है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, जिसको आप अरावली पर्वत श्रेणी कहते हैं, तो अरावली पर्वत श्रेणी में भी झूम खेती की जाती है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो झूम खेती के बारे में बहुत अच्छे से याद रखना। और एक और बात मैं बता दूं, झूम खेती दोस्तों पर्यावरण के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। इससे सर्वाधिक मात्रा में वृक्षों को काटा जाता है, जिससे कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा मात्रा में क्षति पहुंचती है। ऐसा कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, पर्यावरण है तो आप हैं, पर्यावरण है तो यह सारी सृष्टि बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पट्टीदार, जिसको आप सीढ़ीनुमा या समुच्च कृषि कहते हैं। तो जो दोस्तों पर्वतीय ढाल होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों का जो पर्वतीय ढाल होता है, देखना अगर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो जो पर्वतीय ढाल होता है, यहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, क्योंकि पानी रोकने के लिए सीढ़ीनुमा आकार बना दिया जाता है और इसी पर खेती की जाती है। ज्यादातर पर्वतीय इलाकों में, पर्वतीय ढालों पर यह खेती होती है, जैसे चाय की खेती कह सकते हैं पूर्वोत्तर में। तो पट्टीदार कहते हैं, या इसी को सीढ़ीनुमा कृषि कहते हैं, या इसी को समुच्च कृषि कहते हैं, याद रखेंगे। और अंत में है दोस्तों रिले क्रॉपिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है कि आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखो, ऐसी कृषि या ऐसा खेत, ऐसी कृषि या ऐसा खेत जिसमें एक वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन किया जाए, उसको रिले क्रॉपिंग कहते हैं।
ऐसी कृषि या ऐसा खेत जिसमें एक वर्ष में 4 फसलों का उत्पादन किया जाए उसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ, याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में कैसे पूछेगा, एक लाइन ऊपर दे देगा, एक वर्ष में किसी खेत से 4 फसलों का उत्पादन किया जाता है, इसका तात्पर्य है या इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों रिले क्रॉपिंग। याद रह जाएगा आपको, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब बात करेंगे साथियों कृषि पद्धतियों के बारे में। भारत में कौन कौन सी कृषि पद्धतियां हैं, आइए उसके बारे में अब देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हॉर्टिकल्चर के बारे में। हॉर्टिकल्चर में सब्जी और फल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों फ्लोरिकल्चर, तो फ्लोरिकल्चर में फूल उत्पादन के बारे में। उसके बाद है दोस्तों एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, आपने कई बार पढ़ा होगा, आपको याद होगा। उसके बाद दोस्तों विटीकल्चर, तो विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर में केचुआ पालन का, और केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और अंत में मैंने इसमें लिया है सेरीकल्चर को, सेरीकल्चर में रेशम उत्पादन। बहुत सारी पद्धतियां हैं परंतु मैंने उन्हीं को ली हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होती हैं, तो प्लीज आप इतना तो जरूर याद रखना। अब बात करेंगे दोस्तों कृषि क्रांतियों के बारे में। भारत में कौन कौन सी कृषि क्रांतियां वर्तमान में कार्यरत हैं, परंतु उससे पहले आप जान लीजिए कि आप जो कृषि क्रांति में ये हरित क्रांति शब्द सुनते हैं, ये हरित क्रांति आखिर में होता क्या है, किस खेत का नाम है हरित क्रांति? तो समझेंगे, एकड़ भूमि में उत्पादन को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। एकड़ भूमि में कृषि के उत्पादन को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। अब मेरी बात याद रखिएगा, ये जो शब्द आप देख रहे हो हरित क्रांति, तो आपसे पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, इसका नामांकरण किसने किया था? तो दोस्तों हरित क्रांति शब्द का नामांकरण किया है विलियम गॉड ने। प्लीज याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है हरित क्रांति का नामांकरण किसने किया है दोस्तों? तो विलियम गॉड ने किया है, प्लीज याद रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व हरित क्रांति के जनक है दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, यह यूएसए के पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। तो हरित क्रांति के विश्व में जनक कौन है? तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, अमेरिका के थे, याद रखेंगे। और इन्होंने 1950 के दशक में अमेरिका में हरित क्रांति को बढ़ाया था। उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है, याद रखेंगे। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 के दौरान, याद रखेंगे। और भारत में 1966-67 के दौरान हरित क्रांति के अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में गेहूं का उत्पादन बढ़ाया गया था, याद रखिएगा। अब दोस्तों कुछ क्रांतियां यहाँ पर मैंने ली हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए इनको अब थोड़ा सा ट्रिक लगा करके याद करने का तरीका देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति के अंतर्गत सब्जी और फल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। अब कैसे याद रखना है इसको? तो सुनहरी क्रांति, तो सुनहरा फल होता है, जैसे सेब देखना होगा, एप्पल आपने, सुनहरा है, सुंदर दिखता है, तो उसी से याद रखना है सुनहरी क्रांति में सब्जी और फल उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। फिर बात करेंगे दोस्तों पीली क्रांति, तो पीली क्रांति सरसों उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। तो पीली क्रांति में पीला, तो सरसों का फूल भी कैसा होता है? पीला होता है, याद रखेंगे। तो पीली क्रांति सरसों उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब गोल क्रांति, तो गोल क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, सॉरी अंडा बोल रहा हूं मैं, आलू उत्पादन के लिए, क्योंकि अंडे के लिए तो रजत क्रांति होती है। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए, तो मान लेना है यहां पर हमको कि आलू भी गोल है, तो गोल क्रांति में किसको? आलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब है दोस्तों लाल क्रांति, तो लाल क्रांति में टमाटर और मांस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इसको चालू किया गया है। तो आपको याद रखना है कि टमाटर पकने के समय लाल हो जाता है और मांस भी कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल क्रांति में टमाटर और
मांस उत्पादन के लिए। उसके बाद है दोस्तों भूरी क्रांति। तो भूरी क्रांति में खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है। अब आप अगर बीज भंडार की दुकान पे गए होंगे तो वहां पर आप जो रासायनिक उर्वरक देखते हैं, जैसे पोटास हुआ, उसका भी रंग थोड़ा भूरा होता है। तो उसी से हमको याद क्या रखना है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्य प्रसंस्करण और उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए है। और अंत में इधर मैंने लिया है बादामी क्रांति को। तो बादामी क्रांति मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब मसाला हमारे खाने के लिए, हमारे भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो और बादाम भी हमारी सेहत के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो याद रखना है कि बादामी क्रांति किससे? मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अब कुछ इधर भी क्रांतियों को मैंने लिखा है, एक बार देख लीजिए। सबसे पहले इधर लिखा है मैंने रजत क्रांति को। तो रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन, रजत क्रांति को अंडा उत्पादन से याद रखेंगे। और गोल क्रांति को अभी मैंने बताया आलू उत्पादन में। उसके बाद है दोस्तों रजत रेशा क्रांति, इसको कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। रजत रेशा क्रांति को कपास उत्पादन के बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया है। उसके बाद दोस्तों सुनहरा रेशा क्रांति। तो सुनहरा रेशा क्रांति में जूट, जिसे आप पटसन भी कहते हैं, इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाता है। इसी को सुनहरा रेशा क्रांति को गोल्डन रेशा क्रांति भी कहते हैं, जरूर याद रखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? गोल्डन रेशा क्रांति। तो जूट या पटसन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। और इधर लास्ट में मैंने लिखा है इंद्रधनुषी क्रांति। तो इंद्रधनुषी क्रांति इन सभी क्रांतियों का बाप है। समझिएगा कैसे? इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत सब्जी और फसल के उत्पादन को बढ़ाने के साथ साथ सभी क्रांतियों के नियंत्रण को एक रूप में डाल दिया गया है, जिसको इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति इन सभी क्रांतियों को कंट्रोल करती है और फसल और सब्जी के उत्पादन को बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है। तो इंद्रधनुषी क्रांति इन सभी क्रांतियों का बाप है, जरूर याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट यह पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कह सकता हूं इंद्रधनुषी क्रांति आपके एग्जाम में आ सकती है। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए, भारतीय कुछ महत्वपूर्ण संस्थान को यहाँ पर मैंने लिया है जो आपके आने वाले परीक्षा में निश्चित ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। जैसे दोस्तों केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनाया गया है केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। तो ये है राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है साथियों? तो राजमुंद्री, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान, ये है कुर्ग, कर्नाटक में। तो क से कॉफी और क से कुर्ग, ऐसे याद रखना, कोरिलेट करके आपको याद रह जाएगा। तो कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कुर्ग, कर्नाटक में है। उसके बाद दोस्तों सरसों अनुसंधान संस्थान, तो ये है भरतपुर, राजस्थान में। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भरतपुर, राजस्थान में है। उसके बाद दोस्तों केंद्रीय जूट या पटसन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है, जरूर याद रखिएगा। उसके बाद है दोस्तों केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान, तो बिल्कुल याद रखना ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है। केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो कानपुर में है, उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल याद रखेंगे। उसके बाद है दोस्तों भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर, उत्तर प्रदेश। तो भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ये दोनों कहाँ पर हैं? कानपुर में है, जरूर याद रखिएगा। और उसके बाद है दोस्तों भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। अभी तक हमने केंद्रीय चीनी या भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान देखा है कानपुर में, परंतु अब देख रहे हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर है? कोयम्बटूर, तमिलनाडु में है। जब भी भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहेगा तो क्या टिक करना है? कोयम्बटूर टिक करना है। उसके बाद दोस्तों भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में है, सबको पता है। उसके बाद है दोस्तों ये एकदम महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर लास्ट में मैंने नीचे लिखा है, ध्यान देना। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया था? पंतनगर, उत्तराखंड में बनाया गया था। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया था दोस्तों? पंतनगर, उत्तराखंड में बनाया गया था।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी कह सकता हूं कि इसका उद्घाटन किया था 1960 के दौरान। याद रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में इस विश्वविद्यालय का, कृषि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया था। उस समय इसका नाम हुआ करता था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, परंतु इसका वर्तमान में नाम है गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। और कहां पर है दोस्तों? तो उत्तराखंड के पंतनगर में है, याद रखेंगे। तो आशा करता हूं आज की जो भारतीय कृषि व्यवस्था के जो छोटे से टॉपिक को मैंने कवर किया है, इसको जरूर आपको समझ में आया होगा। और मैं बता दूं दोस्तों कि इसके अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भूमि की पैमाइश कैसे की जाती है, भारत में कितने प्रकार के कृषक होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा सीमांत कृषक, लघु कृषक, अति लघु कृषक। तो अगले पार्ट में हम ये सब देख लेंगे कि भूमि की माप कैसी की जाती है, क्या बीघा क्या होता है, कट्ठा क्या होता है, जरीब क्या होती है, बिस्वा क्या होता है। तो अगले क्लास में वो सब रहेगा। तो धीरे धीरे बातों को आप समझते चलिए, याद करते हुए चलिए। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी जितने मैं करवा रहा हूं। तो आप बिल्कुल हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार अगर पहले बार आए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी आपका क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप कमेंट करके हमको बताइए कि आपको क्या समस्या हो रही है। और जिन लोगों को मध्यकालीन इतिहास की वीडियो देखनी है वो यहाँ पर क्लिक करके बिल्कुल दोस्तों मध्यकालीन इतिहास की वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मैंने करवाया है और मध्यकालीन इतिहास के और वीडियो आपको मैं जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, और बिल्कुल वीडियो को लाइक करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।